नमस्ते दोस्तों। इसके पहले हमने बात की थी कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रांसपोर्ट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी की, और उसमें हमने कहा था कि जो भी इंडस्ट्री इसको जनरेट करता है तो ये हजार्डस वेस्ट एक ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है जो ऑथेंटिक ट्रांसपोर्टर है, और फिर वो ट्रांसपोर्टर वो व्हीकल से ट्रांसपोर्ट करेगा इंडस्ट्री से एक पर्टिकुलर फैसिलिटी से। तो वो टीएसडीएफ फैसिलिटी जिसको हमने कहा था ट्रांसपोर्ट ट्रीटमेंट स्टोरेज फैसिलिटी, तो ट्रीटमेंट हो सकती है वहां पे, स्टोरेज भी हो सकता है या डिस्पोजल हो सकता है। तो जहां पर स्टोरेज के चांसेस है तो उसको स्टोर कैसे करना है, उसके एनालिसिस कैसे करना है, उसके कौन से प्रॉपर्टीज चेक करना है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली। अभी इसके अलावा अगर जो हजार्डस वेस्ट आपको डिस्पोज ऑफ करना है, भले ही वो डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या फिर आफ्टर ट्रीटमेंट आपको करना है, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिसाइड करना है। लेकिन ये जो हजार्डस वेस्ट आपको डिस्पोज करना है तो उसके लिए आपको लैंडफिल लगेगा। तो ये जो लैंड रिक्वायरमेंट है ये ऑलरेडी टीएसडीएफ में अवेलेबल रहता है, और यहाँ पे लैंड फिलिंग होता है इसीलिए उसको लैंडफिल कहते हैं। तो ये जो हजार्डस वेस्ट है इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो लैंडफिल लगती है तो उसके डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मॉनिटरिंग के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि लैंडफिल एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो हजार्डस वेस्ट है यानी कि कंटेनमेंट सिस्टम है, जो आप वेस्ट से सेपरेट आउट कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि इसको अभी आपको डिस्पोज ऑफ करना है। तो वो पर्टिकुलर लैंड जहां पे आप ये काम कर रहे हैं तो वो है लैंडफिल। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो जो भी ये हजार्डस वेस्ट की वजह से अगर यहाँ पे लीचेट तैयार होता है, लीचेट यानी कि कोई लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में टॉक्सिक या हजार्डस केमिकल, क्योंकि बहुत सारे हजार्डस वेस्ट ये सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में आते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर पे या कुछ हाई टेम्परेचर पे या कुछ सराउंडिंग के जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है उसकी वजह से यहाँ पे लीचेट तैयार हो जाता है। और ये लीचेट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये सॉइल के साथ रिएक्ट हो सकता है या वाटर के साथ वॉश हो सकता है, फिर वाटर बॉडीज में भी जा सकता है, या फिर जो भी डिस्पोजल फैसिलिटी है वहां पर भी वो रिएक्शन दे सकता है, और जिसकी वजह से वो लाइनर्स या पाइपलाइंस भी खराब हो सकते हैं। तो ये जो लीचेट तैयार होता है, और उसके अलावा जो अलग अलग एमिशंस हो सकते हैं वो एयर एमिशन भी हो सकते हैं, या हमने बताया कि वो सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये सब मिनिमाइज करने का मेन अपना टारगेट रहता है। तो ये लीचेट का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज भी करना है, और जो एमिशंस है अलग अलग वो एमिशंस का इम्पैक्ट भी कम करना है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है लैंड फिलिंग का। ठीक है, तो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि ये जो वेस्ट रहती है हजार्डस वेस्ट जो कम कैलोरीफिक वैल्यू नॉर्मली रहेगी, और ये वेस्ट आपको आइसोलेट करना है। तो ये एनवायरनमेंट से आइसोलेट कैसे कर सकते हैं आप, तो आप अलग से इसको डिगिंग कर सकते हैं और लैंड में एक पर्टिकुलर हाइट पे ये आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये आइसोलेशन जो प्रोसेस है ये पर्टिकुलर वेस्ट का लैंड में, तो उसको हम लैंड फिलिंग कहेंगे। तो ये लैंड फिल जो है, अगर ये डायग्राम आपने देखी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली लैंड फिलिंग कैसे होती है। तो ये वेस्ट डंप साइट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो वेस्ट है ये यहाँ पे है, और ये वेस्ट की वजह से लीचेट तैयार होने के चांसेस है, ये हमने पहले ही बात की। तो ये लीचेट के लिए भी अलग से अभी प्रोविजन करना पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, ये लीचेट ये ग्राउंड वाटर जहाँ पे है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड, ये कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर हमने यहाँ पे बताया, तो ये अगर पॉइंट से अगर ये नीचे जाता है तो ये लीचेट के ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा, और जो अपना मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी पोल्यूटेड हो जाएगा। तो ये हम वाटर यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सॉइल है इसके बीच में, ये सॉइल में भी ये मिक्स हो सकता है। तो ये सॉइल का लेयर जो यहाँ पे ऐसा कुछ बताया है,
तो ये सॉइल के लेयर के अंदर भी ये लीचेट जा सकता है, तो इसके लिए भी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। तो ये जो नॉर्मल हमने यहाँ पे वेस्ट दिखाई दिया, तो यहाँ से डायरेक्ट गैसेस भी जनरेट हो सकते हैं, ये भी हमने बताया यहाँ पे। इसके कुछ अलग अलग ऑर्डर भी क्रिएट हो सकती है, वो हजार्डस वेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड है। यहाँ पे कुछ डस्ट भी आ सकती है या फिर लिटर भी हो सकता है, यहाँ पे इरोजन के भी चांसेस है। और अगर ये ग्राउंड से भी आता है तो सरफेस से अगर आता है और ये सरफेस वाटर बॉडी यहाँ पे रहेगी, तो ये सरफेस वाटर को भी कंटेमिनेट कर सकता है। तो ये कंटेमिनेशन आपको सरफेस वाटर में भी अवॉइड करना है, कंटेमिनेशन लीचेट का सॉइल में भी आपको अवॉइड करना है, आपको ग्राउंड वाटर में भी अवॉइड करना है। और ये जो गैसेस है या फिर जो ऑर्डर्स है उसको भी आपको कंट्रोल करने का कोशिश करनी है। तो ये जो अभी अलग अलग ऑर्डर क्रिएट होते हैं या गैसेस रहते हैं या फिर यहाँ पे अलग अलग वेस्ट यहाँ पे अवेलेबल रहती है, उसकी वजह से ये रोडेंट्स, पेस्ट भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अलग अलग कीटक जो रहते हैं, नॉर्मली हम जो देखते हैं इसमें जो मॉस्किटोज भी रहते हैं या रैट्स भी रहते हैं या फिर अलग अलग कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये अट्रैक्ट होने के बाद फिर ये क्या हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम, कि यहाँ से ये अलग अलग लोकेशन में उसको स्प्लिट अप भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह भी उसको लेके जा सकते हैं, या फिर अगर वो उसको क्रैक करेंगे, उसका साइज रिडक्शन करेंगे या फिर जो अगर पैकिंग्स रहेंगे उसको तोड़ेंगे, तो ये यहाँ पे ऑर्डर का प्रॉब्लम और ज्यादा होगा। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट भी तैयार हो सकता है जिसकी वजह से आपको जो पहले प्रॉब्लम था उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो फ्लेमेबल केमिकल्स है यहाँ पे या फिर इग्नाइटेबल सोर्सेस रहते हैं हजार्डस वेस्ट में, तो यहाँ पे फायर के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई फ्रिक्शन होता है या फिर कोई इग्निशन सोर्स यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, या फिर सनलाइट की वजह से, जैसे नॉर्मली समर में 45-50 डिग्री सेल्सियस पे भी टेम्परेचर जाता है, तो ऐसे कुछ अगर यहाँ पे केमिकल्स है जो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डायरेक्टली वेपराइज हो सकते हैं या फिर वो वेपर इजीली वहां पे फायर कैच कर सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे। तो ये अगर आप वेस्ट डंप साइट देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको कंट्रोल करनी है। तो वो कंट्रोल करने के लिए आपको उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी ये इसको हम कहेंगे सिक्योर्ड लैंडफिल। तो ये सिक्योर्ड वर्डिंग क्यों है, क्योंकि हमने पहले सिर्फ लैंडफिल बताई थी जहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं थी, अभी यहाँ पे हम इसको सिक्योर कर रहे हैं। जैसे जो हमने बात की थी गैसेस यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे गैस कलेक्शन सिस्टम है, तो जो भी हजार्डस वेस्ट की वजह से जो टॉक्सिक या फ्लेमेबल गैसेस हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव गैसेस हो सकते हैं, तो ये गैसेस आप कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस पाइपलाइन और जो भी अरेंजमेंट आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो ये गैस कलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। फिर ये गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा या फिर इंसिनरेशन होगा। उसके अलावा जो इरोजन की बात हमने की थी सरफेस पे, तो यहाँ पे इरोजन के चांसेस हमने कम कर दिए। तो यहाँ पे ये अलग अलग कवर रखे हैं जो फ्लेक्सिबल बैरियर्स है, तो यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं, सिंगल कवर कर सकते हैं, डबल कवर कर सकते हैं, डिपेंड्स है हजार्डस वेस्ट की क्वांटिटी कितनी है, वहां पे लैंड कितना है, उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और अगर ये कवर रहता है तो यहाँ पे डस्ट के चांसेस कम हो गए, और ये पैक होने की वजह से जो ऑर्डर यहाँ पे आता था, जो ऑर्डर की वजह से या फिर वो एनवायरमेंट की वजह से ये जो पेस्ट या रोडेंट्स जो अट्रैक्ट होने वाले थे, तो ये सब कीटक वगैरह जो है ये सब यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि ये सब कवर हो चुका है। उसके अलावा हमने जो बात की थी कि यहाँ पे जो वेस्ट था, तो ये वेस्ट की वजह से लीचेट के चांसेस है। अगर यहाँ पे लीचेट तैयार होता है, यानी कि जो केमिकल रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में नॉर्मली रहता है, तो वो लीचेट आप सेपरेट आउट कर सकते हैं अगर ऐसे आपने पाइपलाइन यहाँ पे रख दी। तो अगर आपने पाइपलाइन पर्टिकुलर इंस्टॉल कर दिया जहाँ पे लीचेट फॉर्मेशन के चांसेस है, तो आप अलग से ये लीचेट कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बॉटम साइड में जहां पे हमने सॉइल की लेयर बताई थी, तो ये सॉइल की लेयर पे ही आपने अगर एक लाइनर ऐड कर दिया, तो ये लाइनर की वजह से जो लीचेट ग्राउंड अंडरग्राउंड
जो कंटेमिनेशन होने के चांसेस थे अंडरग्राउंड वाटर में, तो ये चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे या फिर जीरो हो जाएंगे। उसके अलावा जो हमने यहाँ पर भी लाइनर ऐड किए थे, तो यहाँ पे जो सरफेस वाटर में कंटेमिनेशन के चांसेस थे वो भी यहाँ पे जीरो हो चुके हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग मेथड से और अलग अलग फैसिलिटीज हैं जो TSDF पे होनी चाहिए, जहाँ पे स्पेशली हम लैंड फिलिंग की बात कर रहे हैं। अभी जो लैंड फिल है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है ये हम डेफिनेशन थ्रू देखेंगे। तो लैंडफिल क्या है? ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी है, जहां पे आपको ऐसा डिजाइन करना है कि ये जो अलग अलग पोल्यूशंस है या फिर जो हजार्ड्स है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो क्या क्या प्रोटेक्ट करना है आपको? तो आपको प्रोटेक्ट करना है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सरफेस वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फायर हजार्ड्स, बर्ड मेनेस, पेस्ट, रोडेंट्स, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, नॉइज, डस्ट, विंड, ब्लोन लिटर, बैड ऑर्डर और स्लोप इंस्टेबिलिटी और इरोजन। तो ये पहले हमने डायग्राम में सिक्योर्ड लैंडफिल में देखा था। तो यही सब बातें अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइम में बताएं। उसके अलावा यहाँ पे जो वेस्ट जनरली आती है, जो नॉर्मली लैंड फिलिंग के लिए चॉइस किया जाता है या डिसीजन लिया जाता है, तो लैंड फिलिंग के लिए अगर आपने फाइनलाइज किया है तो उसमें कौन कौन से अलग वेस्ट आती है? तो इसमें ये वेस्ट हो सकती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि नेचुरली उसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होने वाला है। तो ऐसे अगर वेस्ट रहेगी, वो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, तो ये वेस्ट यहाँ पे लैंड फिलिंग के लिए आ सकती है। उसके अलावा जो है कमिंग वेस्ट यानी कि मिक्स वेस्ट, तो इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज की वेस्ट यहाँ पे मिक्स होगी और उसको अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो ऐसे मिक्स वेस्ट यहाँ पर आ सकती है। उसके अलावा है प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग वेस्ट। तो कुछ वेस्ट आपको पहले ही प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या फिर पोस्ट ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको यहाँ पे लैंड फिलिंग में यहाँ पे आ सकती है। और उसके अलावा है नॉन हजार्डस वेस्ट, तो जो हजार्डस वेस्ट नहीं है उसको डायरेक्टली आप लैंड फिलिंग के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये लैंड फिलिंग में अलग अलग टाइप के या कैरेक्टरिस्टिक्स के वेस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। अभी हमने बात की थी लैंड फिलिंग की, और लैंड फिलिंग में हमने बताया था कि ये एक्चुअली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी है, और इसीलिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है उस हिसाब से ये अलग अलग मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि हमने जो पहले बात की थी कि सबसे ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल या मिनिस्ट्री लेवल पे हम बात कर रहे थे, तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट आएगा। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट रहता है वो स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है उसको कहेंगे हम MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये भी एनवायरनमेंट ओरिएंटेड, क्लाइमेट चेंज ओरिएंटेड जो पॉइंट्स रहेंगे उस हिसाब से ये गाइडलाइन देंगे और उस हिसाब से ये TSDF को या CPCB को भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर हम सेंट्रल बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो आपको मेन अप्रोच लेना है CPCB का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइंस देता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो ये पर्टिकुलर स्टेट में जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी वो आपको फॉलो करना है। उसके अलावा जो अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड्स रहते हैं, कुछ लोकल बॉडीज रहती है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या टीम्स रहती है। अगर ये विलेज में फैसिलिटी है तो ये विलेज पंचायत इंचार्ज और टीम देखेगी, या फिर ये FICCI की टीम्स भी दे सकती है, या फिर कुछ अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी वहां पे काम कर सकते हैं। अगर कुछ एरिया पर्टिकुलर प्योरली केमिकल वाला है या फिर हजार्डस वेस्ट जनरेट करने ही वाला है, तो इसमें ये अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं ये भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। और उसके अलावा ये बहुत सारे मेंबर्स हैं जो यहाँ पे ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये MOUDA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है। तो जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के जो गाइडलाइंस है उसमें भी यहाँ पे हजार्डस वेस्ट के बारे में भी वो बात कर सकते हैं या फिर गाइडलाइंस भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो MNREA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, तो ये भी यहाँ पे गाइडलाइंस दे सकते हैं और उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे कि अगर
आपको वो पर्टिकुलर साइट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो वो आपको शायद गाइड कर सकते हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करें और जिसकी वजह से आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके अलावा इवन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी आपको जो रूरल एरियाज रहेंगे उसके भी अलग मिनिस्ट्री रहती है, तो वो भी आपको गाइड कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो आपका एरिया रहेगा, जो भी आपका लोकेशन रहेगा और जो भी आपका हजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, उस हिसाब से आपको अलग-अलग गाइडेंस मिल सकते हैं। मेन एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है ये सैनिटरी लैंडफिल्स में? तो उसमें है लीनियर सिस्टम। तो बेस पे और साइड पे जो है लैंड फिलिंग के, तो ये लीनियर सिस्टम्स आपको वर्कआउट करना है। उसके अलावा जो है, जो लीचेट है, वो लीचेट कलेक्शन और कंट्रोल की जो फैसिलिटी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें गैस कलेक्शन की फैसिलिटी जो है, वो आपको क्लियर करना चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि इसमें से गैस भी जनरेट होने के चांसेस है, तो ये गैस हम कलेक्ट कर रहे हैं सिक्योर लैंडफिल पे और जो कंट्रोलिंग फैसिलिटी है गैस की, वो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमने बात की थी कवर की, तो ये सिंगल कवर या डबल कवर, अलग-अलग कवर आप यहाँ पे टॉप पे भी ऐड कर सकते हैं। सरफेस वाटर के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम्स है, वो स्पेशली डिजाइन कर सकते हैं। जो ओवरऑल एनवायरनमेंट के जो पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स मेजर करने के लिए, उसको कंटिन्यूअसली चेक करने के लिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स यहाँ पे होने चाहिए। स्पेशली आपको टेम्परेचर चेक करना है, आपको यहाँ पे प्रेशर चेक करना है, ह्यूमिडिटी चेक करनी है और उसके अलावा फिर जो अलग-अलग गैस कंपोनेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं या फिर लीचेट के जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है या फिर फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज जो है, वो आपको ओवरऑल चेक करनी है। उसके अलावा जो पर्टिकुलर टीएसडीएफ का एक टाइम रहता है, उसका जो अप्रूवल रहता है, उसका एक लिमिट रहता है और वो लिमिट होने के बाद या फिर उसकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद, वो टीएसडीएफ फैसिलिटी आपको क्लोज करनी पड़ती है। तो वो क्लोज कैसे करते हैं, उसकी क्लोजर की गाइडलाइंस क्या है, उसके पर्टिकुलर प्रोसीजर क्या है और क्लोजर के बाद भी वो पर्टिकुलर लैंड का क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, ये पोस्ट क्लोजर प्लान भी आपको डिटेल में उसको वहाँ पे बताना है। तो ये ओवरऑल जो सिक्योर्ड लैंडफिल है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो इसमें अगर आप प्लानिंग और डिजाइन की बात करेंगे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, वो है साइट सिलेक्शन, क्योंकि ये आपको पर्टिकुलर सिटीज या एमआईडीसी एरिया, रेसिडेंशियल एरिया, उससे बहुत दूर आपको ये पर्टिकुलर लैंडफिल जो है, वो आपको फाइनलाइज करना चाहिए। उसके बाद में जो डिजाइन पैरामीटर्स है, जैसे हमने अभी कवर की बात की या फिर अंडरग्राउंड सॉइल जो है वहां पे कवर की बात की या फिर गैस कलेक्शन पाइप के लिए बात की या फिर अलग अलग जो कवरिंग है उसके लिए बात की या फिर जो पाइपलाइन से लीचेट के लिए या फिर अलग अलग प्रोविजंस के लिए, ये सब डिजाइन पैरामीटर्स आपको क्लियर से पहले ही देख लेना चाहिए। उसके बाद में फिर एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, फिर उसके लिए अलग-अलग हेवी इक्विपमेंट आपको लगेंगे। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहते हैं या फिर जो अलग-अलग सॉइल्स आपको यूज करना पड़ते हैं, अलग-अलग मटेरियल्स आपको यूज करना पड़ते हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन बारे में आपको प्लानिंग करना है। उसके बाद में फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जो ऑपरेशंस है, वो ऑपरेशन करते टाइम आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है, ये सब प्लानिंग आपकी डिटेल में होनी चाहिए। और ये कंप्लीट होने के बाद यानी कि पर्टिकुलर ऑपरेशन उसका जो पीरियड है, वो पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको ये लैंडफिल जो है क्लोज करना है और क्लोजर के बाद भी उसका जो पोस्ट क्लोजर प्लान है, वो भी डिटेल में आपको देना है। तो ये थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरी डिटेल प्लानिंग पहले से ही आपको करनी है। इसके अलावा जो मेन हमने बात की थी साइट सिलेक्शन की, तो आपको साइट सिलेक्शन में मेन लोकेशन, कितना एरिया हेक्टर्स में अवेलेबल है या एकर्स में अवेलेबल है, वहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस क्या है, पोटेंशियल एरियाज आपको चेक करना है। उसमें जो डेटा कलेक्शन के वहाँ पे फैसिलिटीज क्या है, सेंटर क्या हो सकते हैं, जो फील्ड विजिट रहते हैं, तो वो फील्ड विजिट एमपीसीबी के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं, सीपीसीबी के भी आ सकते हैं। तो ये फील्ड विजिट भी यहाँ पे आपको करके लेना है। उसके अलावा जो अच्छी साइट से जो साइट ओवरऑल जो गाइडलाइंस है वो भी फॉलो कर रही है, उसके अलावा
सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स भी यूज कर रही है, जो भी ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसको भी कंट्रोल कर रही है। और इसकी वजह से, ये साइट की वजह से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से अलग अलग साइट को रैंकिंग भी दी जाती है। और उसके अलावा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि ये साइट फाइनलाइज करने के लिए, अप्रूव करने के लिए पहले आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी होता है। तो एमपीसीबी के जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि ये पर्टिकुलर साइट की वजह से एनवायरमेंट पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं। अगर होता है तो वो कंट्रोल में होता है, कुछ कम लेवल पे होता है, तो ये साइट अप्रूवल के लिए चांसेस है। अगर वो सीवियर इम्पैक्ट है तो यहाँ पे साइट रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा जो साइट सिलेक्शन फाइनल हमने बताया था, ये साइट सिलेक्शन फाइनलाइज करेंगे, स्पेशली एमपीसीबी का अप्रूवल आने के बाद ये फाइनलाइज हो सकता है। उसके अलावा जो हमने बात की थी एरिया की, तो अगर क्वांटिटी कितनी आती है आपके पास, उस हिसाब से ये एक्चुअली एरिया डिसाइड होता है। तो जैसे यहाँ पे अभी अगर लेस देन 10 लाख यहाँ पे टन्स पर डिजाइन लाइफ, अगर हमने बात की वेस्ट क्वांटिटी की, तो लेस देन 10 टन्स अगर यहाँ पे है टारगेट, तो 15 टू 20 हेक्टर एरिया आपको लगेगा। और उस हिसाब से अलग अलग 10 टू 20 रहेगा तो 20 टू 30 हेक्टर, 20 टू 30 टन्स रहेगा तो 30 टू 40 हेक्टर, और ग्रेटर देन 30 टन्स अगर रहेगा टारगेट तो मोर देन 40 हेक्टर्स आपको एरिया रिक्वायरमेंट है। तो ये रफ कैलकुलेशंस रहते हैं और जजमेंट रहते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि अगर इतना टन्स क्वांटिटी रहेगा तो उसमें नॉर्मली ये एक्सलरेशन के लिए जा सकता है, या फिर ये रिसाइक्लेबल रहता है, और रिमेनिंग जो रहेगा तो वो लैंड फिलिंग के लिए जाएगा। तो उसके लिए इतना क्वांटिटी के लिए इतना एरिया रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये जजमेंट के हिसाब से ये एक्चुअली रफ गाइडेंस दिया गया है लैंड फिलिंग साइट्स के लिए। उसके अलावा जो क्राइटेरियाज है, तो ये अलग अलग स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है। जैसे यहाँ पे अगर कोस्टल एरिया है तो कोस्टल रेगुलेशंस वहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, या फिर वेटलैंड एरिया है, क्रिटिकल हैबिटेट एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, इको फ्रैगल एरिया है, या फिर फ्लड प्लेन्स का एरिया है। तो ये अलग अलग अगर एरियाज है तो उसके लिए स्पेसिफिक लैंडफिल का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये सैनिटरी लैंडफिल का साइट जो है तो यहाँ पे परमिट नहीं होता है। स्पेसिफिक केस रहेगी, कुछ स्पेशल केस रहेगी, तो ही यहाँ पे आपको अप्रूवल मिलेगा। अदरवाइज ये स्पेसिफिक जो कॉम्प्लेक्स एरियाज है जहाँ पे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको परमिशन मिलने के चांसेस बहुत कम है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो रिवर्स में भी आपको यहाँ पे जो है अप्रूवल मिलने के चांसेस कम है। अगर वो आपको अप्रूवल मिलता है तो आपको स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि 100 मीटर डिस्टेंस आपको रिवर से रखना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आपका मेन साइट यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा जो है पॉन्ड्स, लेक्स, वाटर बॉडीज, तो यहाँ पे कम से कम आपको 200 मीटर डिस्टेंस आपको मिनिमम क्राइटेरिया रखना है। उसके अलावा है नॉन मेंडरिंग वाटर चैनल, तो कैनल है या फिर ड्रेनेज लाइन्स है, तो ऐसे अगर कुछ है तो कम से कम 30 मीटर आपको डिस्टेंस रखना है। उसके अलावा जो हाईवेज या रेलवे लाइन है या फिर वाटर सप्लाई वेल्स है, तो उसके लिए आपको कम से कम 500 मीटर डिस्टेंस रखना है। और उसके अलावा जो हैबिटेशन है उसके लिए ऑल लैंडफिल फैसिलिटीज 500 मीटर डिस्टेंस कंपल्सरी है। अर्थक्वेक जोन अगर वहां पे ऑलरेडी है तो 500 मीटर आपको मिनिमम फॉल्ट लाइन फ्रैक्चर से आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। उसके अलावा जो फ्लड प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे सैनिटरी लैंडफिल नॉट परमिटेड। तो यहाँ पे अगर फ्लड के चांसेस है तो ये फ्लड के साथ वाटर बॉडीज के साथ हजार्डस वेस्ट भी कैरी हो सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वाटर टेबल जो है हाईएस्ट लेवल पे अगर रहेगा तो आपको कम से कम 2 मीटर की हाइट रख के ही आपको ये सैंक्शनिंग मिल सकता है। उसके अलावा जो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट से आपको कम से कम 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही आपको ये सैंक्शनिंग मिलेगा। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज है जो लैंडफिल साइट्स रहते हैं उसको सैंक्शनिंग कैसे कहते हैं, तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा जो डाटा कलेक्शन है, तो ये आप अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपने डाटा देखा तो
टोपोग्राफिक मैप्स आपको मालूम होना चाहिए, फिर सॉइल मैप्स जो है वो मालूम होना चाहिए, फिर जो लैंड यूज प्लान्स है, वाटर यूज प्लान्स है, फ्लड प्लेन्स है, या जियोलॉजिकल मैप्स है, एरियल फोटोग्राफ्स है, या सैटेलाइट इमेजेस है, ग्राउंड वाटर मैप्स है, तो ये आपको सब स्टडी करना है पहले, और उसके बाद में ही आपको ये साइट सिलेक्शन के लिए ऑप्शन ढूंढना है। और फिर साइट सिलेक्शन के बाद में फिर एमपीसीबी रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह आएंगे और वो फिर ईआई वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद में आपको अप्रूवल मिलेगा। लेकिन इनिशियली आपको ये ओवरऑल डेटा आपको पहले से ही कलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग एजेंसीज है और ये अलग अलग एजेंसी से आप ये काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया है, या फिर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IARI, तो ये अलग अलग एजेंसी से भी आप ले सकते हैं। टाउन प्लानिंग का है, या फिर वाटर बोर्ड के भी है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ग्राउंड वाटर बोर्ड है, IMD है, IMD मीन्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जहां से आपको मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, यानी कि जो हमने बताया था कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, या फिर ह्यूमिडिटी क्या है, या फिर अदर पैरामीटर जो है, विंड कितना है, विंड का स्पीड कितना है, विंड का डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे अलग अलग आपको पैरामीटर्स यहाँ से अलग अलग सोर्सेस से मिल सकते हैं। उसके अलावा ये NGRI भी एक सोर्स है, यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जियोलॉजिकल ओरिएंटेड जो अलग अलग रिसर्चेस होते हैं, तो ये भी आपको सिस्मिक डेटा प्रोवाइड कर सकता है। तो ये अलग अलग सोर्सेस है जहां से आपको अलग अलग डेटा मिल सकता है, और उसके बाद में ही आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये पर्टिकुलर साइट सुटेबल है या नहीं। उसके अलावा जो हमने बात की थी कि फील्ड विजिट होते हैं, एमपीसीबी या सीपीसीबी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, तो उसमें वो अलग अलग पैरामीटर चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैंड साइज चेक करना है, फिर फ्लैटनेस एरिया चेक करना है, कनेक्शन टू हाईवे चेक करना है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुटेबल होना चाहिए। उसके अलावा जो फ्लडिंग आपको चेक करना है, फ्लडिंग एरिया कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, सॉइल का टाइप क्या है, क्योंकि नॉर्मली अगर ज्यादा फर्टाइल सॉइल रहेगी तो वहां पे एक्चुअली सैंक्शन नहीं होना चाहिए, इनफर्टाइल सॉइल जो रहेगी वहीं पे साइट सिलेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा जो लैंड यूज पैटर्न है वो क्या है, ग्राउंड वाटर का टेबल जो है उसका डेप्थ कितना है, वहां पे नीचे पहुंच सकता है या नहीं, ये भी उनको चेक करना है। इलेक्ट्रिकल लाइंस जो है, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी, जो पावर के अलग अलग टूल्स रहेंगे या इक्विपमेंट्स रहेंगे उसके लिए, और जो एक्चुअल सेटलमेंट पैटर्न है वो भी क्या है। तो ये फील्ड विजिट में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग पैरामीटर्स आपके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो फाइनल सिलेक्शन होता है, ये हमने पहली बात की कि विदाउट EI ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको एमपीसीबी या सीपीसीबी से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये करेंगे, और फिर अगर वो एक्सेप्टेड है फाइनल साइट तो आपको वो बताएंगे। फिर सोशल एक्सेप्टेंस क्या है, तो पब्लिक ने भी बताना चाहिए कि ये साइट अगर यहाँ पे DSDF फैसिलिटी आने वाली है तो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सोशल एक्सेप्टेंस भी आपको चेक करना है। तो उसके लिए ऑलरेडी EI में भी एक प्रोविजन है पब्लिक हियरिंग, तो पब्लिक को आपको पहले बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी है, यहाँ पे हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट होने वाली है, या स्टोरेज होने वाला है, या डिस्पोजल होने वाला है, और ये आपको पर्टिकुलर डिस्टेंस और ये प्रोसेसेस इतने टन्स क्वांटिटी, ये आपको एक्सेप्टेंस है या नहीं। उसके अलावा जो भी क्वांटिटी वहां पे आने वाली है उसके जजमेंट के हिसाब से वहां पे लैंड अवेलेबल है या नहीं, और फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, क्योंकि कहीं जगह ऐसा भी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा रहती है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा रहता है आपकी इंडस्ट्री और वो TSDF फैसिलिटीज में। उसके अलावा जो लैंड फिलिंग कॉस्ट है, तो लैंड फिलिंग के बारे में हमने देखा था कि वहां पे अलग अलग लाइनर्स आपको लगाना पड़ेंगे, या फिर कवर्स लगाना पड़ेंगे, पाइपलाइंस लगाना पड़ेंगे, जो भी प्रीवियस कंस्ट्रक्शन के लिए जो हेवी मशीनरीज हम यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम कर रहे हैं, या फिर शेड्स का काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रोविजंस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको कॉस्टिंग लगेगी। तो ये सब पैरामीटर्स ध्यान में रखते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो डिजाइन में अगर हम बात करेंगे तो डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन कौन से हैं?
तो इसमें आपको अलग-अलग पैरामीटर्स देखने, तो उसमें से इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कंस्ट्रक्शन सबसे पहले। अगर आपकी साइट फाइनलाइज होती है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी साइट रहेगी, वहाँ पे लैंड में अलग-अलग लेवल पे और अलग-अलग स्लोप्स पे, अलग-अलग डेप्थ पे आपको अलग-अलग कंस्ट्रक्शन लगेंगे और वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपके अलग-अलग रिक्वायरमेंट रहेंगे। उसके अलावा जो एक्टिव पीरियड है, यानी कि कितने साल के लिए एक्चुअली लैंड फिलिंग फाइनलाइज हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो जो भी पीरियड रहेगा, वो पीरियड जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो पीरियड में ही ये सब लैंड फिलिंग हो सकता है। उसके अलावा जो ये पीरियड खत्म होने के बाद ये साइट को क्लोज करना पड़ता है, तो ये क्लोजर का प्लानिंग और पोस्ट क्लोजर का प्लानिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये आपके डिजाइन लाइफ ऑफ लैंड फिलिंग जो पॉइंट्स है उसके। तो ये नॉर्मली पीरियड जो बताया गया है कंस्ट्रक्शन का, वो 3 इयर्स का रहता है। उसके अलावा जो एक्टिव पीरियड रहता है वो नॉर्मली 20 टू 25 इयर्स का रहेगा। यानी कि ये 20 टू 25 इयर्स तक ये लैंड फिलिंग ओपन रहेगा, उसमें जो फैसिलिटीज है वो भी यहाँ पे रहेगी। उसके बाद में उसको क्लोज किया जाएगा। और ये क्लोजिंग और पोस्ट क्लोजर का जो पीरियड रहता है वो नॉर्मली 15 इयर्स तक रहता है। तो ये ओवरऑल जनरलाइज जजमेंट रहते हैं, इसके बेसिस पे आपको ये सब प्लानिंग करना पड़ता है डिजाइन के बारे में। लेआउट कैसे रहेगा, तो यहाँ पे लेआउट में अगर आप देखेंगे तो उसमें लेआउट जो लैंड फिलिंग का है, तो ये उसका पर्टिकुलर शेप आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया और लैंड कितना अवेलेबल है, किस हिसाब से उसका प्लान किया गया है, वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। वो जो भी लैंड अवेलेबल रहेगी उसमें से 65% जो एरिया है वो पर्टिकुलर वेस्ट के लिए यूजफुल रहेगा और जो रिमेनिंग 15% है वो ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के लिए रहेगा। और ये आउट ऑफ 100 में से जो अभी बैलेंस 20% है वो अलग अलग फैसिलिटीज के लिए यूज होगा। तो ये 15% ग्रीन बेल्ट के लिए, 65% वेस्ट के लिए, और ये जो 20% रिमेनिंग है इसमें से आपको ये अलग अलग फैसिलिटीज जो रहती है, जैसे कि ऑफिस है, लैबोरेटरीज है, वर्कशॉप्स है, इक्विपमेंट शेल्टर्स है, या वेइंग स्केल है, या फिर कोई ट्रीटमेंट फैसिलिटीज स्पेसिफिक रहेगी, या फिर लीचेट और गैस के लिए, पॉन्ड्स के लिए, या स्टॉर्म वाटर डिटेंशन के लिए कुछ अलग फैसिलिटीज रह सकती है, या फिर फेंसिंग प्रोविजन रहेगी, रोड प्रोविजन रहेगी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स रहेंगे, या फिर जो अलग अलग होल्डिंग एरियाज रहता है, टेम्पररी होल्डिंग एरिया जिसको हम कहेंगे वेटिंग करने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रखने के लिए ये टेम्पररी कुछ स्टोरेज एरिया हो सकता है, या फिर जो मॉनिटरिंग की जो फैसिलिटीज रहती है वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए भी ये हो सकता है। तो ये ओवरऑल 100% ऐसा डिवाइड होता है, 65% स्पेशली फॉर द वेस्ट, देन 15% फॉर द ग्रीन बेल्ट और 20% फॉर द रिमेनिंग एक्टिविटीज। तो ये टिपिकल लेआउट है लैंडफिल का, जिसको हमने अभी बताया है कि 65% इसमें वेस्ट के लिए यूज होता है। तो ये आपका जो मेन एरिया यहाँ पे दिखता है, तो ये सब एरिया वेस्ट के लिए यूज होगा। और उसके फिर अलग अलग पॉइंट्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे ये लैंडफिल का ये एक पर्टिकुलर लेआउट दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है दिया है मीटर क्यूब में, फिर उसका एरिया दिया है मीटर स्क्वायर में। उसके अलावा जो कॉम्पैक्टर गैरेजेस है यहाँ पर ये लोकेशन दिया है। उसके अलावा ये लीचेट कलेक्शन, या फिर जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, या फिर गैस कलेक्शन सिस्टम्स है, ये सब अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे बताए गए। उसके अलावा जो प्री ट्रीटमेंट एरिया रहता है, ये प्री ट्रीटमेंट एरिया यहाँ पे डिपेंड है कि आपके हैजार्डस वेस्ट कैसे आते हैं। ये फिर ऑपरेशन बिल्डिंग, जो वहाँ पे वर्कशॉप भी हो सकते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ हो सकता है, गार्बेज के लिए अलग से बिल्डिंग हो सकती है, या फिर टायर क्लीनिंग यूनिट्स के लिए, जैसे हमने बताया था कि ट्रक्स जो आते हैं